दोस्तों लाइफ का गोल कोई भी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो चाहे तो एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है, चाहे वो किसी भी छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना हो, जब तक आपके पास राइट स्ट्रेटेजी, राइट प्लान, राइट शेड्यूल नहीं होगा, तो हर बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे और ऑब्स्टेकल्स को हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी जब टास्क बड़ी हो, गोल बड़ा हो, तो वैसे ही वो इम्पॉसिबल लगता है बिगिनिंग में ही, जब उसका सिलेबस देखते हैं या फिर उसके अंदर आने वाले इश्यूज को हम सुनते हैं या फिर हम गो थ्रू करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को शॉर्ट में ब्रेक कर दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर उनको एक फिक्स्ड पैटर्न में डाल दिया जाए, उनको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो शायद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आप किसी भी चीज को इजीली अचीव कर सकते हैं। इसी मोटिव के साथ आज हम लोग इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपके जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल जो कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले आपका एग्जाम होगा 2025 के अंदर, उसका एक 3 मंथ का स्टडी प्लान, जो कि कंक्रीट स्टडी प्लान है, जिसके चलते अगर आप अधीर करते हैं इसको, तो डेफिनेटली आप अपना 2025 का एसएससी सीजीएल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट लेके चलते हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, तो आपके लिए एक स्टडी प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्या 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिसके चलते आपको किसी भी स्टडी प्लान के ऊपर रिलाय करना चाहिए और इवेंचुअली आपको वो सक्सेस दिला सकता है। सबसे पहला रीजन, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड फोकस। अब क्लैरिटी का मतलब है पर्टिकुलरली आपको फोकस करना कहां पे, वो चीज की क्लैरिटी आपको मिलती है। और क्लैरिटी ये भी मिलती है कि हाउ मेनी थिंग्स आर देयर दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, या फिर टोटल सिलेबस कितना है। जब मैं एक टाइम टेबल बनाने के लिए बैठूंगा तभी जाके उस पूरे के पूरे सिलेबस को मैं जॉट डाउन करूंगा। ठीक है, फिर पर्टिकुलरली जब मैं उसको ब्रेक कर लूंगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, तो मेरा फोकस इंक्रीज होगा किसी एक चीज के ऊपर, रादर देन बहुत सारी चीजें सामने देखूंगा तो फोकस बिल्ड नहीं हो पाएगा। फोकस किसी पर्टिकुलर चीज पे नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। राइट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑप्टिमाइजेस टाइम मैनेजमेंट। अब किसी भी एक एस्पिरेंट को पता है कि मेरे पास दिन में 7 आवर्स हैं जो मैं डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई को दे सकता हूं। कई लोग सिर्फ पढ़ाई ही करके, उनका गोल ही एक है कि उनको एसएससी या फिर कोई भी रेलवेज या बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना है, और वो 8 to 10 आवर्स डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई को बड़ा इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, ओवरऑल दिन में टाइम कितना है, कि ओवरऑल दिन के अंदर मेरे पास 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे मेरे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे मैंडेटरीली करने हैं, जो मेरा दिन का 2 घंटे लेंगे, 3 घंटे लेंगे या फिर 4 घंटे लेंगे। उसके बाद हाउ मच टाइम आई कैन डेडिकेट टू माई स्टडीज, कितना टाइम मेरे पास फ्री बचता है। ठीक है, तो उससे आपकी पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट हो पाती है कि कोई भी मिनट, कोई भी आवर आपका वेस्ट ना जाए। ठीक है, थर्ड इज इट ट्रैक्स प्रोग्रेस एंड बिल्ड्स अकाउंटेबिलिटी। जब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चीजों को अचीव करना शुरू करते हो, कंटेंट को अपना पूरा करते हो, सिलेबस पूरा करते हो, तो इससे आपकी प्रोग्रेस एक तो आप एनालाइज कर सकते हैं, प्लस अकाउंटेबिलिटी आती है। अब अकाउंटेबिलिटी के चलते जब तक कि एम्प्लॉयज के ऊपर भी एक मैनेजर ना हो ना, ठीक है, तो उनका भी या तो मोरल डाउन हो जाता है या फिर वो लोग थोड़े लीनियंट हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने ऊपर कुछ रेस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे तो हम लीनियंट हो जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी वाला इशू हमेशा वहां पे रहेगा कि बेसिकली मैं खुद को आंसर कर पाऊं कि जितना मैंने डिसाइड किया था उतना मैंने अचीव किया कि नहीं किया। ठीक है, एनहेंसेस कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। जब चीजें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करी होंगी ना, आपने क्लासीफाई की होंगी, ठीक है, तो आप कंसिस्टेंट ज्यादा रह पाएंगे, क्योंकि आपके हर दिन के टारगेट है। अब हर दिन का टारगेट आपको पता होगा कि एक दिन का टारगेट भी अगर बीच में लूज करता हूं मैं, तो नेक्स्ट डे मेरे पास डबल कंटेंट हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो विच विल डेफिनेटली बी क्रिएटिंग अ हर्डल फॉर यू टू कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन। तो आप कंसिस्टेंट ज्यादा हो पाते हैं और मोटिवेशन तो डेफिनेटली मिलती है। बड़ी ही मैं सरल बात हमेशा सबको बोलता हूं कि अगर आपने कल रात सोचा कि मैं सुबह उठ के ही सारे काम दिन में कंप्लीट करूंगा, और अगर आपने वो पूरे काम दिन में कर लिए, तो शाम को आप इतना मोटिवेटेड फील करते हो, इतनी सेटिस्फाइंग आपको नींद आती है। अगर आपने उसमें से 2-3 काम पूरे नहीं किए ना, तो आपको सारा दिन रिग्रेट होता रहेगा शाम को, और इवन आपके माइंड में वही चीजें चलती रहती है, और सपने आने की वजह से आपकी नींद भी अच्छी नहीं हो पाती। वो एक चीज की वजह से आपके अगले 2 से 3 दिन की नींद भी खराब हो सकती है, और आपके डेज भी फुल ऑफ रिग्रेट होंगे। आप इतना रिमोर्सफुल फील करते हैं कि आप खुश फील कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपका एक सिंगल स्टेप भी अगर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन लीड टू अ बिग रिग्रेट। नाउ इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी कहा, एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो ये कुछ फायदे हैं जो आपको देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करने चाहिए जब भी आप स्टडी प्लान एक क्रिएट करते हैं। अब मैं आता हूं मेजर चीजों पे
कि आपका जो ये स्टडी प्लान मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, ये स्टडी प्लान के अंदर फेसेस कौन कौन से हैं, देयर आर 3 पर्टिकुलर फेसेस जिनको मैं आगे इलैबोरेट करूंगा। फेज 1 के अंदर है स्मार्ट प्रैक्टिस प्लस टॉपिक एनफोर्समेंट, May 1 to May 31 तक आपको यही करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी 2-4 दिन पड़े हैं तो आप May 1 से अपना शेड्यूल बना सकते हो। ये 3-4 दिन आप प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए सिलेबस को लिखने में, और उनके लिए तो ये 100% काम करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। बट कोई अगर बिगिनर है तो उसको अपना डेडिकेशन के साथ कॉन्सेप्ट बेसिक करते करते, आप भले ही यूट्यूब के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं, या फिर आपने किसी का कोर्स परचेज कर रखा है, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासरूम प्रोग्राम के साथ किन्हीं टीचर्स से कनेक्टेड है जिनसे भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं, आपने अच्छे से कवर किए होंगे, उसके बाद की ये सारी बातें मैं करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। तो यू हैव टू पॉलिश कॉन्सेप्ट्स विद एडवांस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपने कॉन्सेप्ट्स तो कर लिए, उनको पॉलिश कीजिए, एडवांस्ड क्वेश्चन जितना हो सके उनको सॉल्व करके। इजी क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहते हैं, उनको मजा आ रहा होता है, बेसिकली मजा आ रहा होता है, देखो मैंने आज 100 क्वेश्चन कर दिए, तो 100 क्वेश्चन करके मोटिवेशन तो ले ली, बट क्या वो 100 क्वेश्चन जो आपने किए वो उस लेवल के थे जो आपके एग्जाम में आने, है ना। तो आपने एडवांस्ड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वही आपकी ग्रोथ करेंगे और वही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि आप सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 की प्रिपरेशन को साथ में मत लेके चलिए, ठीक है, टीयर 2 को भी टारगेट करके चलना है आपने। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं जितने हो सकते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के आपको करने हैं। मैं आपको इसका प्रॉपर शेड्यूल भी दूंगा, आपसे अगर नहीं मैनेज हो रहा मैं प्रॉपर शेड्यूल भी आपको भी दिखाऊंगा किस पर्टिकुलर आवर को आप कहां यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। 2-3 मॉक टेस्ट्स पर वीक एंड सेक्शनल टेस्ट्स एवरी डे, ठीक है। अब फेज 2 के अंदर आप क्या करेंगे, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, प्लस अपनी स्पीड बिल्डिंग करेंगे 1 जून से लेकर 30 जून तक। 1 महीना आपको यही फॉलो करना है। इसमें अपने डेली मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, बाय मिड जून। प्रैक्टिस मिक्स्ड सेट्स, जितने भी मिक्स्ड सेट्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इंप्रूव एक्यूरेसी अंडर प्रेशर। स्टूडेंट क्या करते हैं आजकल, तो उनको ना ऐसी भी टेस्ट सीरीज अवेल की जा रही है जहां पे स्टूडेंट अपना मॉक देते देते ही बीच में मॉक को जी पोज कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। क्या एग्जाम में ऐसा होगा क्या एग्जाम में आप पोज कर सकते हैं अपने जो फाइनल एग्जाम होगा? नहीं ना। इस कंफर्ट की वजह से जो कुछ कंपनी से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बुरी चीज है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, एडवर्सली इंपैक्टफुल है। आप उसको पोज मत कीजिए। आप कैसे पता लगाएंगे कि अंडर प्रेशर आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैठ रहे हैं तो पूरा फ्री टाइम निकाल के बैठे और उसको पोज मत कीजिए कि 10 मिनट की ब्रेक अगर आपने पोज करने के लिए ले ली, या तो आप उससे टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या वापस रिफ्रेश होकर आप आएंगे तो आप बेटर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट क्या एग्जाम में ऐसा होगा? नहीं होगा। इसीलिए कुछ बच्चे अपने घर पे बैठे मॉक्स जो देते हैं उनके बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। अब टीयर 1 के अंदर काफी बच्चे थे जिनके मॉक के अंदर तो मार्क्स 160 170 भी थे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाके कहां रह गए, वो 130 के आसपास ही रह गए। कारण यही था, वो कंफर्ट जोन में दे रहे थे मॉक टेस्ट्स, ठीक है, वो प्रेशर के अंडर नहीं दे रहे थे, वो बीच में पोज कर रहे थे, राइट। तो इन चीजों से दूर रहिए प्लीज, पोज मत कीजिए। फेज 3 होगा आपका फाइनल रिवीजन। पीक परफॉर्मेंस आपकी होगी जुलाई 1 to जुलाई 30, 3 महीने का आपका पर्टिकुलर शेड्यूल है ये। डेली मॉक्स देने आपने, डीप रिवीजन करनी है, जो भी आपने मॉक्स दिए उनकी डीप रिवीजन कीजिए कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि गलतियां मॉक्स में भी होंगी आपकी, राइट। फोकस ऑन स्टैटिक जीके, वोकेबलरी एंड फॉर्मूले जो कि एडवांस्ड मैथ के आपके फॉर्मूले हैं, चाहे वो टॉपिक ज्योमेट्री है, चाहे अलजेब्रा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे नंबर सिस्टम है। एंड देयर आफ्टर यू एनालाइज वीक एरियाज। वीक एरियाज जब आप एनालाइज कर लेते हैं तो उस पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर से अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि वीक एरिया से बच्चे भागते हैं, उन्हीं वजह से उनके एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते और मार्क्स में कमी रह जाती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि आपको फॉलो कैसे करना है। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप यूटिलाइज कर सकें 100% सक्सेस के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं यार अपने लिए, राइट। तो 8 to 10 आवर्स का ये कंप्लीट शेड्यूल है, इसको फॉलो करना आप स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग 7 o'clock to 8:30 आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में आपको आरसी सॉल्व करना है। आप दिन का 1 आरसी सॉल्व कीजिए। एरर स्पॉटिंग कर रहे हैं तो दिन के 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वोकैब बूस्टर के साथ आप चलते ही 20 से 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़िए, उनके आप पीवाईक्यूज भी कीजिए, ठीक है। इतना टारगेट आपका कम से कम सुबह 7 से 8:30 में होना चाहिए। अब मैंने सुबह सुबह क्यों रखा, क्योंकि आरसी करने के लिए आपकी काफी एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो आरसी मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में ही किए जा सकते हैं, तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब इसके बाद क्या चीजें किस हिसाब से आपको फॉलो करनी है, 9 o'clock to 11 o'clock, क्योंकि बीच में आधा घंटा ब्रेक है आपके पास ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो लोग पीजी में रहते हैं वहां भी उनका ब्रेकफास्ट का टाइम लगभग यही रहता है, और घर पे भी आप इतने टाइम में ब्रेकफास्ट कर लीजिए
रिफ्रेश हो जाइए वापस से। तो 9 to 11 आपको क्या करना है, क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो कि बात मैंने पहले भी कही। अपने मजे के चक्कर में वही कंफर्टेबल जोन में रह के इजी इजी क्वेश्चन को दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व मत करते रहिए, एडवांस लेवल पे जाइए जो एग्जाम का एक्चुअल लेवल है, ठीक है। मिक्स टॉपिक्स आप उठाएंगे बिगिनिंग में। 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद टू 1 o'clock आप रीजनिंग उठाएंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और साथ में पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है। 2 बजे से लेके 3 बजे, 3:30 बजे तक, बीच में देखिए 1 घंटे का पूरा गैप दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड स्ट्रिक्ट है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई भी रूल्स, बड़ा ही स्मूथ एक शेड्यूल बना हुआ आपका, ठीक है। 2 से लेके 3:30 तक आपको जनरल अवेयरनेस पे काम करना है, जिसमें आप स्टैटिक जीके पढ़िए, और 1 साल के साथ में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। किसी भी पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट कर दो और 1 साल के कंप्लीट किस तरह से हो सकते हैं 3 मंथ्स में, वो आपको खुद क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स यू कैन आइदर टेक अ नैप। 4 PM to 6 PM आपको फुल लेंथ मॉक देना है, या फिर साथ में सेक्शनल टेस्ट। अब मान लीजिए फुल लेंथ मॉक आप डेली का 1 देते हैं तो 1 घंटा आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम है, तो आप चारों सब्जेक्ट्स के एक एक सेक्शनल टेस्ट देंगे, तो 4 सेक्शनल टेस्ट आपके 25 जो आपका पूरा टाइम है, ठीक है, 60 मिनट्स, 15 मिनट्स ईच, 1 घंटे में आपके सेक्शनल टेस्ट आराम से हो जाएंगे। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। देर आफ्टर 6:30 to 7:30 आपको 1 घंटा क्या करना है, मॉक टेस्ट को पूरा एनालाइज करना है, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने, अपडेट करना है अपने कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई, कौन सा मेरा वीकर एरिया है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गर एरिया है, इसको पूरा एनालाइज आप करेंगे। देर आफ्टर 9 to 10 PM रात के टाइम पे आपका घूमने फिरने का मन है, आप जा सकते हैं, आइसक्रीम खाना है, किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, आपकी पूरी मर्जी, आपकी किसी से फोन पे बताना है, आपने बताइए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। बट कई होंगे अब भी बहुत डेडिकेटेड लोग, वो इसको भी यूटिलाइज करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लाइट रिव्यू, वोकैब का, फॉर्मूले का, या फिर ट्रिविया, तीनों चीजों का आप कवर कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ी और क्लासिफिकेशन कर देता हूं मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, वीकली फोकस पे लिखा है, ठीक है। तो वीकली टारगेट टेम्पलेट है एक, तो क्वांट में आपको क्या करना है, वीक रिवाइज करनी है ज्योमेट्री, साथ में मेंसुरेशन कीजिए, डीआई पे फोकस कीजिए, और साथ में पीवाईक्यूज। ज्योमेट्री आप करेंगे क्वांट का, अगर वीकली आप पूरा पूरा एरिया कवर करते हैं तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से पर्टिकुलर टॉपिक्स आप उठाते चले जाएंगे। रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस कीजिए हाई लेवल की पजल्स को, थोड़ा डायरेक्शंस को, सिलॉजिज्म को। अब पजल्स का ऐसा है कि ज्यादा हाई लेवल पजल्स जब देखी जाती हैं, या पजल्स का पर्टिकुलर एरिया बैंकिंग में आता है, तो इसमें आप ज्यादा वर्क कोडिंग डिकोडिंग पे कर सकते हैं, ठीक है, या एनालॉजी पे कर सकते हैं, या जो भी मिक्स टॉपिक्स आपके पीवाईक्यूज हो सकते हैं हाई लेवल के, उनका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा पजल्स पे आपको काम एसएससी पर्टिकुलरली एग्जाम्स में नहीं करना। इंग्लिश की अगर बात करें, फोकस ऑन पैराजंबर्स। पैराजंबर्स में बच्चों की बहुत मिस्टेक होती है। एक तो होता है कि 4 सेंटेंस आगे PQRS वाले, बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के, बट साथ में सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 भी गिवन होते हैं, तो टाइम कंजम्पशन बढ़ जाती है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इन 6 सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ना, ठीक है। तो जितनी हो सके मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम, अगर एक वीक की बात करूं तो एक वीक के अंदर आपको लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए पैराजंबर्स के, ठीक है। देर आफ्टर क्लोज टेस्ट कीजिए, दिन के 2 क्लोज टेस्ट आपके 1 दिन के एवरेज होने चाहिए, और साथ में एरर रिडक्शन के आपके 20 क्वेश्चंस पर डे होने चाहिए। अगर जीए और जीके की बात करें तो पॉलिटी, अगर आप मई 2025 करंट अफेयर्स कवर करते हैं, प्लस बजट की हाइलाइट्स देख लीजिए, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो साथ में आप पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स। देर आफ्टर अगर सेक्शन वाइज बात करें तो मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, एरर लॉग, या फिर शॉर्ट नोट्स। तो व्हाट टू डू, स्पेशल फोकस एरियाज आपके क्या होने चाहिए, मिनिमम 3 to 5 पर वीक इन मे, डेली फ्रॉम जून, ठीक है। तो मई के अंदर आप 3 से 5 दीजिए पर वीक, लेकिन जून के अंदर आप डेली शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट को, अगर पूरा ओवरऑल हम सिनेरियो देखें लास्ट से जो पढ़ते आए हम लोग। पीवाईक्यूज की बात करें तो डू लास्ट 5 years इन एग्जाम सेटिंग, जो भी एग्जाम के अंदर पिछले 5 साल के अंदर क्वेश्चन सेट किए गए, उनको कम से कम रिवाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एरर लॉग में जहां आप देखते हैं अपनी गलतियां क्या हैं, उसके आप पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं। मेंटेन 1 फॉर मिस्टेक्स, रिवाइज इट वीकली। तो आप नोट्स बना रहे हैं, पर्टिकुलरली आपकी मिस्टेक्स कहां पे ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको आप रिवाइज कीजिए, उस पर वर्क करके डीप एनालिसिस करके उन मिस्टेक्स से आपको ओवरकम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स क्या हो सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलास हैं, वन लाइनर्स हैं, या वो कैप है, अपने रूम, अपने घर के, अपने टेबल के जिस कोने पे आप फॉर्मूलास, वर्ड्स, जितना भी कुछ चिपका सकते हैं उसको बस चिपका दीजिए, ठीक है, कि सुबह उठते रात को सोते आपको यही चीजें दिखाई दें। एस्पिरेंट्स ऐसा ही करते हैं, तभी जाके रिजल्ट्स आते हैं, तभी जाके रैंक्स ले पाते हैं वो।
तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल है प्रॉपर, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीजीएल जो आपका लगभग आज से 3 महीने बाद होगा टीयर 1, उसके बाद आपको कम से कम 2-3 महीने का टाइम मिलता है टीयर 2 के लिए, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की हेल्प के लिए, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें, ठीक है। वीडियो आपको अगर फ्रूटफुल लगाओ तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी आपके पास थोड़े दिन है जिसमें आप सारा चीजें क्लासीफाई करके अपना 1 मई से शेड्यूल को फॉलो करना सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।